गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था मुद्रा का कार्य, उसका महत्व, उसका स्कोप, उसके फंक्शंस। कल हमने मुद्रा की परिभाषा के बारे में बताया था और हमने इस बारे में बात की थी कि मुद्रा का अस्तित्व क्यों आया या मुद्रा अस्तित्व में क्यों आई। इसके बारे में मैंने आपको 3-4 टॉपिक के बारे में इसमें बताया था मैंने आपको। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं, मुद्रा क्या क्या कार्य करती है। बेसिकली तो आप बता सकते हो इजीली मुद्रा क्या कार्य करती है। मुद्रा से हम खरीदते हैं, बेचते हैं, मुद्रा को हम बैंक में जमा रख सकते हैं, मुद्रा से हम किसी को भी उधार चुका सकते हैं। इस तरीके से मुद्रा के बहुत सारे कार्य हैं जिनको हमने मेनली इस चार्ट के द्वारा समझाया है। तो मुद्रा के जितने भी कार्य हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस और आकस्मिक कार्य या कंटिजेंट वर्क। तो कंटिजेंट फंक्शंस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्यों का मतलब ये होता है कि वो कार्य जिनके लिए मुद्रा वास्तव में अस्तित्व में आई थी। मुख्य कार्यों की बात हम करते हैं तो मुद्रा के मुख्य कार्य ये 2 हैं। इसके अलावा द्वितीयक कार्य की प्राथमिक कार्य या मुख्य कार्यों के अलावा भी मुद्रा कुछ कार्य करती है जो कि उसके सेकेंडरी कार्य कहलाते हैं। वो हमने यहाँ पे 3 कार्य लिख दिए हैं। इसके बाद होते हैं मुद्रा के आकस्मिक कार्य, यानी अचानक मुद्रा को कुछ कार्य करने पड़ते हैं, दैट इज दे आर हियर। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा के प्राथमिक कार्यों की। प्राथमिक कार्यों का मतलब है वे कार्य जिनके लिए मुद्रा अस्तित्व में आई। तो सबसे पहला है ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय का माध्यम। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पहले की अर्थव्यवस्थाओं में वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी जो कि बहुत ज़्यादा दुष्कर थी, बहुत ज़्यादा कठिन थी, विभिन्न प्रकार के संयोग याद रखने पड़ते थे। इसलिए मुद्रा क्या करती है, लेन देन का कार्य करती है कि आप किसी को भी मुद्रा चुकाइए और किसी भी प्रकार की वस्तु को खरीद लीजिए। जो दूसरा कार्य है वो ये है मुद्रा मूल्य का मापक या लेखे की इकाई। मूल्य का मापक या लेखे की इकाई। हम पहले बात कर चुके हैं कि जो मुद्रा है उससे न केवल वस्तु को खरीदा और बेचा जा सकता है बल्कि उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के मूल्य मुद्रा में लिखे जा सकते हैं या मुद्रा में तय किए जा सकते हैं। मैंने आपको वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई के बारे में बताया था कि अगर एक प्रकार की वस्तु है जिसे कई प्रकार की वस्तुओं से विनिमय किया जा सकता है तो एक व्यक्ति को एक प्रकार की वस्तु के लिए बहुत सारे संयोगों को याद रखना होता था। यहाँ पर मुद्रा क्या करती है, मूल्य का मापक है या मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ और यूनिट और अकाउंट है मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट है। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी प्रकार की वस्तु को मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। फिर हमारे आते हैं द्वितीयक, सहायक या गौण कार्य। इनका क्या मतलब है? द्वितीयक, सहायक या गौण कार्यों का मतलब है कि वे कार्य जो प्राथमिक तो नहीं है लेकिन मुद्रा करती है। सबसे पहले आता है ए स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि मुद्रा मूल्य का संग्रह। होता क्या है कि पहले जब मूल्यों का संग्रह किया जाता था तो वो अनाज में, पशुओं में, जमीन में, खाद्य वस्तुओं के रूप में किया जाता था जो कि शीघ्र नाशवान होती थी। संग्रह तो हो जाता था लेकिन संग्रह बहुत लंबे समय तक नहीं चलता था। पशु मर जाते थे, खाद्य वस्तुएं खराब हो जाती थी। तो इसलिए जो मुद्रा है वो क्या कार्य करती है, वो मूल्य का संग्रह करती है। हमें भविष्य के लिए अगर कोई मुद्रा बचा के रखनी है, कोई मूल्य संग्रहित करना है तो मुद्रा के रूप में हम उस मूल्य को संग्रहित कर सकते हैं और भविष्य में हम उसे इजीली हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम में ले सकते हैं। जैसे आज मैं अगर 1000 रुपये बचा के रखती हूँ तो हो सकता है कि 1 साल बाद जब मुझे 1000 रुपये की आवश्यकता पड़े तो मैं उन 1000 रुपयों को खर्च करके कोई भी अपनी आवश्यकता पूरी कर सकती हूँ। नेक्स्ट आता है विलंबित भुगतान। विलंबित भुगतान का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मेरे पास आज कोई वस्तु की आवश्यकता है लेकिन उस वस्तु को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं अगले व्यक्ति को कह सकती हूँ कि आप मुझे आज ये वस्तु उधार दे दीजिए, भविष्य में जब भी मेरे पास मुद्रा होगी या भविष्य की किसी एक पर्टिकुलर डेट को मैं आपको ये जो मुद्रा है वो चुका दूंगी।
तो यहाँ पर विलंबित भुगतान का आधार क्या है? मुद्रा है। अगर मान लीजिए वस्तु विनिमय प्रणाली होती तो विलंबित भुगतान का आधार कोई पशु, कोई खाद्य वस्तु इस प्रकार की चीज़ें होती, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब भविष्य में पशु के रूप में, खाद्य वस्तुओं के रूप में या अन्य प्रकार की वस्तुओं के रूप में वर्तमान में किए गए लेन देन को चुकाया जाता तो वो चुकाने के लिए जो वस्तु रखी गई है वो उस वक्त जीवित रहती या अस्तित्व में रहती। इससे विलंबित भुगतान का आधार भी मुद्रा बनती है, क्योंकि मुद्रा नष्ट होती ही नहीं है जब तक हम उसे नष्ट ना करें। नेक्स्ट आता है मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण का मतलब है कि वैल्यू जिससे किसी वस्तु को खरीदा या बेचा जा सकता है उसे इजीली मुद्रा के रूप में एक हाथ से दूसरे हाथ को दिया जा सकता है। मान लीजिए पहले का अगर वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित होती, तो उस स्थिति में क्या होता? उस स्थिति में होता ये कि अगर एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल्य या वैल्यू ले जानी होती तो वो अपना अनाज उठा के ले जाता, अपने पशुओं को ले जाता, अपनी खाद्य वस्तुओं को ले जाता। तो मूल्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करना बहुत ही मुश्किल होता था। तो यहाँ पर मुद्रा मूल्य हस्तांतरण का कार्य करती है और इजीली कैश के रूप में, नोट के रूप में आप चाहे बंबई से बड़ौदा या अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया मुद्रा ले जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तो जो मुद्रा है वो मूल्य हस्तांतरण का कार्य भी करती है। अब हम आते हैं इसके आकस्मिक कार्यों में। आकस्मिक कार्यों में सबसे पहले होता है धन को तरलता प्रदान करती है मुद्रा। धन को तरलता का मतलब क्या है? धन कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास जीवन है, ये भी धन है। किसी व्यक्ति के पास जमीन है, ये भी एक प्रकार किसी व्यक्ति के पास जमीन है, ये भी एक प्रकार का धन है। या किसी व्यक्ति के पास बहुत ही मात्रा में पशु है, तो ये भी एक प्रकार की धन व संपत्ति है। लेकिन जो मुद्रा होती है, आज वर्तमान समय में हम जेवर देकर, जमीन देकर, पशु देकर वस्तु को नहीं खरीद सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुद्रा में। और जो मुद्रा होती है वो धन का क्या होती है? तरल रूप। तरल मुद्रा का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास संपत्ति कैश के रूप में होती है, यानी कि नोट या करेंसी के रूप में होती है, तो हम इसे कहते हैं मुद्रा का तरल रूप। तो धन को तरलता प्रदान करती है मुद्रा। जो लास्ट इसका कार्य है वह है साख का आधार। यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वर्तमान समय में बैंकिंग प्रणाली बहुत ही जरूरी संस्था है अर्थव्यवस्थाओं में, जो कि धन के लेन देन के कार्य से खुद भी लाभ प्राप्त करती है और जो जमा करता होता है उसको भी लाभ प्रदान करती है। लेकिन ये धन को जमा करना, धन को उधार देना, ये कार्य तभी हो सकता है जब मुद्रा अस्तित्व में हो। मान लीजिए अगर मुद्रा अस्तित्व में नहीं है, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या बैंकिंग सिस्टम काम कर सकेगा? आप सोच के देखिए, अनाज का बैंक जो अनाज उधार दे रहा है, अनाज ही जमा के रूप में रख रहा है, तो कितने टाइम तक अनाज को रख सकेगा? और अनाज की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो मुद्रा है वो साख को आधार प्रदान करती है बैंकिंग व्यवस्था में किस प्रकार उधार देने का कार्य और जमा करने का कार्य होगा, ये कार्य भी मुद्रा करती है। इस प्रकार हमने ये देखा कि मुद्रा के 3 प्रकार के कार्य होते हैं, प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य और आकस्मिक कार्य, जो हमने अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिए हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर मुद्रा के कार्य पढ़ लिए हैं। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे मुद्रा परिमाण सिद्धांत। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुद्रा का मूल्य और इसमें परिवर्तन। मुद्रा का मूल्य और इसमें परिवर्तन बेसिकली मुद्रास्फीति या मुद्रा अविस्फीति से संबंधित सिद्धांत है। तो हमारे ये चैप्टर हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। और मुद्रा का कार्य और मुद्रा की परिभाषा ये तो बहुत ही सरल है और आप इसको किताब से भी कवर कर सकते हैं। तो आप सभी का बने रहने के लिए बहुत ही शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।